अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ तड़के तड़के शफात के साथ अली, एंकर मदीहा नकवी, और मैं हूं मदीहा नकवी के साथ खड़ा एंकर शफात अली। ख़वातीन हज़रात, बाखबर सवेरा में खुशामदीद आपको हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद तकरीबन 10,000 को छू रही है। ये एक अजीब व गरीब बात है। पहले 5,000 केसेज मेरे ख्याल में शायद 39 दिन में हुए और उसके बाद अगले 5,000 केसेज शायद 5 दिन में हुए हैं। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन है। बिल्कुल। और डेथ्स भी उसी हिसाब से 2% का रेट पाकिस्तान ने अभी तक बरकरार रखा है, जो अभी तक मेरे ख्याल में शायद 207-208 के लगभग हो चुके हैं। बिल्कुल शफात, बिल्कुल सही बात करें। तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो कोरोना की वजह से लुत्फ़ बन चुके हैं। अमेरिका में अगर हम देखें तो अमेरिका में जो सूरत हाल है वो बिगड़ती ही चली जा रही है। एक जगह पे लगा कि शायद आज अमवात की तादाद कम होगी तो आगे जाके कंट्रोल हो जाए, लेकिन कल जब हमने देखा कि वहाँ पर मरने वालों की तादाद, जो कल का फिगर आया वो 2,000 से भी ऊपर का फिगर आया, 2700 के लगभग अफराद हैं। यस, तो हमें अपना ख्याल रखना है। और अभी भी लॉकडाउन में, जहाँ पे मैं कल घर जाते हुए देख रही थी कि लोग वैसे नॉर्मल रूटीन में अपनी गाड़ियाँ लेके निकले हुए हैं और फैमिली पूरी भर भर के जा रही है, दुकानें खुली हुई हैं, लोग बाइक से बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से अभी भी आपको ज़रूरत है। वाकई ये हालात आपके सामने हैं और अफसोस की बात है कि किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। खैर जनाब, आज एक आम डेवलपमेंट तो ये होनी चाह रही है कि इमरान खान साहब का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि कल फैसल ईदी साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। अब से कुछ देर में वो हमारे साथ होंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या हुआ था, क्या सिम्टम्स उनको आए थे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि आज के दिन हम शहबाज शरीफ साहब की जो पेशी है उस हवाले से भी हम ज़रा बात करेंगे। 12 बजे उनकी पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले क्या होगा, टॉप स्टोरीज। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोरोना टेस्ट कराएंगे। वायरस का शिकार होने वाले एडी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी से चंद रोज पहले मुलाकात की थी। ज़राए आमदन सिंध जाने वालों के लिए आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी में बड़े पैकेज का ऐलान मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर के बकौल छोटे कारोबार करने वालों को बिजली में 90% रिलीफ देना चाहते हैं। सिंध में स्कूल खुलते ही इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक चौथी से 8वीं जमात के इम्तिहान 1 जून, मैट्रिक के 15 जून, जबकि इंटर के पर्चे 6 जुलाई से होंगे। सबसे पहले हम बात कोरोना वायरस के हवाले से ही करेंगे। मुल्क में मुतासरीन की तादाद, अगर हम अभी एग्जैक्ट बात करें जो कि वेबसाइट पे अपडेटेड है, तो 9,565 हो गई है, जबकि अमवात जो हैं वो 201 तक जा पहुंची हैं। तहम जहां ये मुतासरीन बढ़ रहे हैं वहीं सेहतियाब अफराद की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। और सरकारी वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 96 अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। इन नए सेहतियाब अफराद के बाद मुल्क में मजमूई तौर पर शफायाब होने वालों की तादाद 2073 तक पहुँच गई है। मुल्क के चारों सूबों में वबा का फैलाव रोकने की कोशिशों के सिलसिले में जुज़वी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 5 मई तक तौसीक कर दी है। लियाकत शहवानी साहब ने इस हवाले से आगाह किया, आपको भी बताते हैं। ने 5 मई तक एक्सटेंशन का फैसला किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट को गुजारिश की है कि 50,000 अफराद का हम बलूचिस्तान में फौरी तौर पर टेस्ट करना चाहते हैं। कोरोना का जो स्प्रेड है उसी को मेजर पैमाना बनाते हुए लॉकडाउन का जो स्ट्रिक्टनेस है या रिलैक्सेशन है, टर्मिनेशन है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसी को बुनियाद बना के, अगर आवाम ताउन नहीं करते और घरों से निकलते हैं, SOPs को वायलेट करते हैं, तो फिर जो रिलैक्सेशन दी गई है उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है आपने जाना। और मुल्क भर की इस वक्त हम बात करें तो मुल्क भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 209 हो चुकी है। पंजाब के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो वहाँ पे वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि पंजाब में 140 ऐसे इलाके हैं जिनको मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है। हमने टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा दी है। इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड तक हम तकरीबन 5,000 टेस्ट रोज़ाना करेंगे। पंजाब के अंदर 140 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं छोटे और बड़े जिनको हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है। परेशान कुन सूरत हाल में भी वफाकी वज़ीर असद उमर बड़े पॉजिटिव हैं, मुस्बत हैं। वो कह रहे हैं जनाब चारों वज़राए आला से उनकी बातचीत हो गई है और आइंदा चंद रोज़ में स्मार्ट लॉकडाउन का एक बड़ा मजबूत निज़ाम वो लाने वाले हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं।
आज सुबह नेशनल कमांड सेंटर के अंदर हमने दावत दी थी वीडियो लिंक के ज़रिए सूबाई वज़ीर आला को भी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। इससे पहले हम हफ्ते के दिन जो है वो सूबाई जो सेहत के वज़रा हैं उनके साथ मुशावरत कर चुके थे। चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ अलग मीटिंग हुई थी, उनके साथ मुशावरत कर चुके थे। इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो गया, तमाम वज़ीर आला ने भी मंजूरी दे दी है। ये पूरा नया जो एक निज़ाम है उसको कुछ टेक्निकल टर्म में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन सिस्टम या TTQ कहा जाता है, कुछ लोग उसको स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं। ये समझ लीजिए आसान अल्फाज के अंदर ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसके अंदर जो बीमार है, जिसको बीमारी लगी है, उस तक पहुंचा जाए, जिनसे उसकी मुलाकात होती रही है उनको टेस्ट किया जाए और अगर ज़रूरत हो तो फिर उनकी आइसोलेशन भी की जा सके। ये उसका निचोड़ है प्रोग्राम का। दूसरी जानिब विभाग की वज़ीर अमाद अज़हर के बकौल आमदनी से महरूम हो जाने वालों के लिए आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में एक बड़ा पैकेज लाया जा रहा है, जिससे रजिस्टर्ड होने के लिए बाकायदा मुहिम शुरू होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में एक पैकेज लेके जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा पैकेज है, लोगों के लिए है जो बेरोज़गार हुए हैं, जो मज़दूर थे, जो मुलाजमीन थे और अब उनका ज़रिया आमदन कोई नहीं है। पाकिस्तान में 90% जो कारोबार हैं वो छोटे और दरमियाने तबके के हैं और इन सब कारोबारों को बिजली के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं ताकि उनको दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में इमदाद मिल सके। ये पैकेज अप्रैल का महीना ख़त्म होने से पहले लॉन्च करेंगे। कमर्शियल मीटर्स जिन लोगों के पास हैं इनको बराह रास्त काफ़ी मदद मिल जाएगी। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने एहसास राशन पोर्टल का बाकायदा इजरा कर दिया है। मावन ख़ुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं कि इदारे खुद को इस पोर्टल में रजिस्टर करवा सकते हैं और जो लोग इमदाद चाहते हैं वो भी अपनी दरख्वास्त इस पोर्टल के ज़रिए डाल सकते हैं। 50 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी गई है 13 दिनों में और 60 अरब से ज़्यादा जो है वो तकसीम हो चुके हैं। खैरात के अमल को शफाफ बनाने के लिए आज एक वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दी है एहसास राशन पोर्टल की। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ration.pass.gov.pk पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक से भी इसका लिंक है। जो इदारे हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। जो लोग इमदाद चाहते हैं वो भी यहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूसी मोइद यूसुफ की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। बैरून मुल्क से एहतियाती तदाबीर के साथ महदूद तादाद में लोग वापस आ रहे हैं। मोइद यूसुफ का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा लगभग 500 पाकिस्तानी हर दफ़ा तोरखम और 300 के करीब हर दफ़ा चमन से वापस आएंगे। चमन इंशाल्लाह इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है वो हमारा बंद है। कुछ पाकिस्तानी वापस लाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने खुद लॉकडाउन किया हुआ है, वो अभी तक इसकी इजाजत नहीं दे रहे। बाहर जाने वालों के लिए कोई मुमानियत नहीं है। PIA जो है वो रेगुलर फ्लाइट्स अपनी ले जा रहा है जहां भी उनकी डिमांड है। इस हफ्ते 6000 मुसाफिर पाकिस्तान आएंगे। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह 7000 के करीब मुसाफिर आएंगे। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो कल देखी और खबरें भी उस हवाले से काफ़ी गर्म रही, वो थी ईदी फाउंडेशन के सरबराह और मारूफ समाजी कारकुन फैसल ईदी के हवाले से, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फैसल ईदी साहब ने बुध के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी और फिर जुमेरात को उनको अलामात ज़ाहिर हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। बिल्कुल जी, उनका टेस्ट उनकी टेस्ट रिपोर्ट उनके साथ कल सुबह 8 बजे शेयर की गई। उनका टेस्ट मस्बत आया। 43 साल फैसल ईदी के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूदगी के दौरान 16 अप्रैल, जिससे भी आपको शवाद बता भी रहे थे, उनको सर में दर्द जो हुआ, बुखार महसूस हुआ और 2 रोज़ तक यही अलामत रही। तो दोस्तों ने उनको टेस्ट का मशवरा किया। बज़ाहिर कोई अलामत जो है वो नहीं थी, लेकिन टेस्ट जो था वो मस्बत आया। उनके साहबजादे साद ईदी के मुताबिक वालिद, वो खुद और उनके ड्राइवर करंटीना में चले गए हैं और इस वक्त हमारे साथ फैसल ईदी साहब भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल ईदी साहब, आपके लिए तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि जितनी आपने अवाम की खिदमत की है और ईदी साहब ने अवाम की खिदमत की है, तमाम तो लोगों की आपके साथ दुआएं यहाँ पे शामिल हैं। ये बताइएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या अलामात है जो सामने आई थी जिनकी बिना पे आपको लगा कि आपको टेस्ट करवाना है? लास्ट जुमेरात जो थी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और लास्ट जुमेरात को रात को जब मैं नदीम मलिक साहब का प्रोग्राम करके आया तो मुझे बुखार और सर में दर्द और जिस्म में दर्द, ये तीनों जो है वो अलामात जो है जाहिर हो गई और एक मोशन भी हुआ था। इसके बाद जो है मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कोरोना की अलामात हैं, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ते को हमने कॉल की हॉस्पिटल्स, तो नज़दीक में जो हॉस्पिटल था अल शिफा हॉस्पिटल, तो फिर हम वहाँ पे संडे को गए, वो बंद था।
मंडे को जो है वो उन्होंने बुलाया 3:30 बजे, टेस्ट किया तो ट्यूसडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे कहा कि आपका पॉजिटिव है। फैसल साहब भाई ये बताइएगा कि आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के कितने दिन बाद आपको अलामात महसूस हुई? क्या 24 घंटे का वक्फा था? क्योंकि आप जब इस्लामाबाद में थे उस वक्त आप वायरस कैरी कर रहे होंगे यकीनन। हाँ, 30 घंटे के बाद मुझे अलामत जाहिर हुई हैं। यकीनन कैरी मैं 1 हफ्ते पहले से ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी बताइएगा सर कि आप जितने अरसे इस्लामाबाद में रहे, क्या शक है आपको, आपने किस तरह से वायरस कैरी किया होगा? मेरा वायरस मुझे लगता है कराची से आया है मेरे साथ। मेरे ऑफिस में एक और लड़के को भी हुआ है जो मेरा स्टाफ है। सही। और उसकी रिहाइश लियारी में है जी। और लियारी में हमें काफ़ी दिनों से जो है वो इतला थी कि पॉजिटिव आ रहे हैं और हमने अपने यहाँ काफ़ी हद तक जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाई हुई थी, लेकिन चूंकि टेलीफोन एक दूसरे के इस्तेमाल करते हैं हम और टेबल्स होती हैं, बाज़ औक़ात कुर्सियाँ इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल फैसल, आप सही बात करें क्योंकि लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो जब आपकी पिक्चर्स आई जिसमें आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को 1 करोड़ रुपए का अतिया भी दिया, वहाँ पे भी लोग मुसलसल बात कर रहे थे। जो आप एनवलप पकड़ा रहे थे तो ना आपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, ना खान साहब ने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, तो ये भी खदशा था। देखिए, अगर ग्लव्स पहने हुए हैं ना तो वो इन्फेक्टेड बंदे के ग्लव्स भी कंटामिनेटेड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा फैसल भाई, अब आप क्या इलाज कर रहे हैं? अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या अब भी आप में अलामात मौजूद हैं? क्या दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, दवाई तो मैं कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। बुखार में मैंने पैनाडोल वगैरह ली है। जी। और विटामिन सी, नींबू इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई जो है वो इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। और बाकी अब कोई अलामत नहीं है, सिर्फ जो है वो गले में थोड़ी सी खराश है। थोड़ा सा फैसल भाई ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग घबराते हैं टेस्ट करवाने से और डरते हैं। उनको लगता है कि अगर उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लोग उनसे मिलना जुलना छोड़ देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। थोड़ा सा लोगों को भी आगाही दीजिएगा, कितना ज़रूरी है टेस्ट करवाना? देखिए, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप क्या चीज़ अपने साथ लेके घूम रहे हैं। और ये मुमकिन है आपके लिए ख़तरनाक ना हो, लेकिन आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, मोहल्ले के अंदर जो बूढ़े दूसरे बीमार लोग जो रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। इवन आपके लिए भी हो सकता है क्योंकि ये बाज़ औक़ात उम्र को भी नहीं देखता। सही। अच्छा फैसल भाई ये बताइएगा कि आपके साथ जो आपके साहबजादे हैं, क्या उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ? इज़ इट फाइन? उनकी तबीयत ठीक है? और कब आपका दोबारा टेस्ट होगा इस हवाले से? हाँ, मेरे साथ मेरे बेटे और 3-4 लोग हैं, उनका जो है वो सैंपल लेके गए, तो आज दोपहर तक जो है उम्मीद है वो रिजल्ट आ जाएगी। चलिए, हम दुआ करते हैं फैसल भाई आप अल्लाह आपको सेहत अता करे और आप ठीक ठाक रहें, क्योंकि आप का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमने जिस तरह से देखा है कि अब्दुल सत्तार एधी की बात फाउंडेशन के बाद फैसल एधी साहब जिस तरीके से काम करें, आप ये बताइएगा कि आपकी जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से इस वक्त काम कर रही है? क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने देखा हर तरफ, चाहे कोई घर वाले आए ना आए, लेकिन एधी फाउंडेशन की जानिब से रज़ाकार वहाँ पर ज़रूर मौजूद होते जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है। नहीं, बिल्कुल हमारी फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है, बल्कि हमारे पूरी दुनिया में जो सेंटर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं और हमारे कारकुन जो है वो पहले से ज़्यादा हौसला इनका बुलंद हुआ है, क्योंकि मैं इनसे मुसलसल राब्ते में हूँ और फिक्र की बात बिल्कुल नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे हफ्ते 10 दिन के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, मैं दोबारा से फिर इनके दरमियान मौजूद हूँगा और कोरोना के खिलाफ हम जंग में हिस्सा होंगे। ऐसे फैसल भाई, अब आप ये बताएं, काम आप अभी भी कर रहे हैं या आप मुकम्मल आराम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल काम हो रहा है। टेलीफोन पे लोग जो है वो बिल्कुल मैं काम कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। आइसोलेशन में रहते हुए बिल्कुल काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद थे और ये जो बातें बता रहे हैं बहुत ज़रूरी हैं हम अफराद के लिए और आपके लिए ये जानना कि इस बीमारी में पहले तो बात है आपने हिम्मत नहीं हारनी और बड़ा पॉजिटिव रहें। और जिस तरह माशाल्लाह फैसल भाई पॉजिटिव हैं और बड़े बहादुरी के साथ वो बैठे हुए और सारा काम कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने बात बताई कि टेस्ट करवाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाएगा कि अगर आप में कोरोना वायरस के अलामत पाए जा रहे हैं, ताकि आप अपने प्यारों से एक डिस्टेंस जो है वो रख लें, ताकि आपकी वजह से आपके प्यारे और जिन लोगों के साथ आप काम करें वो भी कोरोना वायरस की वजह से मुतासर ना हो। खैर ये मोहसिन है हमारे और हम खबर शामिल करते हैं यहाँ पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी हो गए, जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना के 7,384 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के
533 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। ये तीसरी बड़ी तादाद है अब तक जो सामने आई है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 9,216 हो चुकी है और पाकिस्तान में 2,156 कोरोना मरीज अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जो जेर इलाज मरीज हैं उनमें से 58 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 24 घंटे के दौरान 17 अमवात सामने आई हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद जहाँ बहक होने वाले अफराद की 209 हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान 5,637 अफराद के टेस्ट किए गए और मुल्क में कोरोना के 1,18,020 टेस्ट किए जा चुके हैं। और अब आपको बताएं कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओछा कैंपस ने कोरोना इमरजेंसी के बायस टेस्ट करने की सलाहियत बढ़ाते हुए 1,000 रोजाना तक ले जाने की कोशिशें अब मजीद तेज करने का ऐलान किया है। फिलहाल अस्पताल में 200 कोरोना टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर करने की सलाहियत है, जबकि मजमूई टेस्ट में से मस्बत आने की औसत 9% है। इस तरह डाउ में बीमार मरीजों के लिए 20 के करीब आइसोलेशन बेड्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा 8 HDUs यानी कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट और वेंटिलेटर्स के साथ साथ 8 ICU बेड्स भी मौजूद हैं। डाउ अस्पताल में आम मरीजों के लिए मुफ्त टेलीमेडिसिन क्लिनिक्स भी जारी हैं। ये उन तमाम अफराद के लिए जो जाहिर है OPD के हवाले से वो बात आना चाहते हैं हॉस्पिटल, लेकिन सिंस हॉस्पिटल्स आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इटसेल्फ, तो डेफिनेटली बड़ा कोशिश करनी पड़ती है कि आप हॉस्पिटल से दूर रहकर टेलीमेडिसिन के ज़रिए अपने डॉक्टर से ऑनलाइन रब्ता करें और उनसे तमाम मालूमात हासिल करें। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इफ़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़ा साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। किस तरीके से आपकी मैनेजमेंट काम करी है, किस तरीके से आप कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बेसिकली डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रीनिंग हम तकरीबन लोग रोज़ 250 लोगों की यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जब हमारे डॉक्टर्स ये असेस कर लेते हैं इनको टेस्ट की ज़रूरत है बेस्ड ऑन द सिम्टम्स और ट्रैवल हिस्ट्री या पॉजिटिव पेशेंट कॉन्टैक्ट के वजह से उनको टेस्ट की जरूरत है, तो फिर हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। हमारे एवरेज टेस्ट जो इस वक्त कंडक्ट किए जाने वो अराउंड 150 हैं और इससे भी ज़्यादा नंबर एक्सीड कर जाता है। पॉजिटिव पेशेंट की पॉजिटिव रिजल्ट आने की सूरत में अगर स्टेबल पेशेंट्स होते हैं तो उनको होम आइसोलेशन या एक्सपो सेंटर रेफर किया जाता है और माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स एंड सिक पेशेंट्स हम डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप माहिरीन क्या कहते हैं आपके इंस्टीट्यूट के भी कि इस वक्त ये जो वायरस है ये किस स्टेज पे है? क्या ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है या ये हालात मजीद आने वाले वक्तों में ख़राब हो रहे हैं? सैचुरेशन का देखें अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक नया वायरस है। पूरी दुनिया में इसके बारे में रोज़ बरोज़ नई रिसर्चेस आ रही हैं, तो इसलिए इसके बारे में कोई इस तरह से ये तो नहीं कहा जा सकता कि सैचुरेशन इस वक्त आ गई है, लेकिन ये है कि इस वक्त हमारे पास जो टेस्ट हो रहे हैं पेशेंट्स के उसमें पॉजिटिव पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑन द राइज तो है नंबर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके कैंपस में तमाम तिबी अमले के लिए हिफाजती गियर वाफिर मिकदार में मौजूद है? वाफिर मिकदार तो मैं नहीं कहूँगी। गियर्स की PPE की ओवरऑल शॉर्टेज है, पूरी दुनिया में शॉर्टेज है इस वक्त। हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारा जितना भी फ्रंट लाइन स्टाफ है उसको PPE प्रॉपर पूरा कंप्लीट PPE अवेलेबल हो, मगर इसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल हम लोग के लिए। हमें राउंड द क्लॉक इसके लिए काम करना होता है। मैं बजाते खुद इसमें मेरे MS प्रोफेसर हारिस अलवी, हमारे डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट, डायरेक्टर फार्मेसी, सब राउंड द क्लॉक काम कर रहे होते हैं क्योंकि स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी कहीं भी नहीं है और एट द सेम टाइम हमें इंश्योर करना होता है कि स्टॉक्स अवेलेबल हो। पाकिस्तान में जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि लोग जो जैसे जो स्टिचिंग वगैरह यूनिट्स थे वो आए हैं और उन्होंने टाइविक सूट्स वगैरह तैयार करने शुरू कर दिए हैं, तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि हमें लोकल सप्लाई मिल रही है, हम पूरी तरह इंपोर्ट पे रिलायंट नहीं है। और मैं पाकिस्तान में जब भी कोई नेशनल डिज़ास्टर आया है तो पाकिस्तानियों ने, कराची वालों ने बढ़ चढ़ कर
फिलैंथ्रोपी में अपना एक पार्ट प्ले किया है, तो हमें लोगों से डोनेशंस मिल रही हैं। और मैं मज़ीद रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली जो अस्पताल सारे कोविड पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको जेनरसली पीपीई डोनेट करें। जनरसली पीपीई डोनेशन के हवाले से आपने ये बड़ा अच्छा मुतालबा किया है, हम भी इस हवाले से आवाज़ उठाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इफ़त स्वामी साहब हमारे साथ मौजूद थी, ऑपरेटिंग ऑफिसर डाव ओझा कैंपस, और बता रही थी कि अभी तक इस वायरस में कोई कमी देखने में नहीं आ रही। बिल्कुल जी। और अभी आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का मरीजों पर तजर्बाती इस्तेमाल जुमेरात से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि कल से शुरू कर दिया जाएगा। और कोरोना वायरस से बचाव की ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई है। मजीद जानते हैं हमारे लंदन से नुमाइंदे फरीद कुरैशी से। जी फरीद। जी बिल्कुल, बरतानवी वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वैक्सीन तैयार हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने वैक्सीन तैयार की है और जुमेरात के रोज़ उसकी आजमाइश की जाएगी इंसानों के ऊपर, जिसके बाद उसे कमर्शियल बुनियादों पर तैयार किया जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने वैक्सीन की तैयारी के लिए एक टास्क फोर्स भी कायम की है, जिसके लिए भारी फंड जो है वो मुख्तस किए गए थे। वज़ीर सेहत ने बताया कि इस महीने के आखिर तक रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख टेस्ट किए जाएंगे और महकमा सेहत को इस हवाले से तैयार किया जा रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म जो है वो अभी तक छुट्टियों पर हैं, तहम उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो अमेरिका के सदर हैं उनसे रब्ता किया और नेक ख्वाहिशात पर उनका शुक्रिया अदा किया। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो बरतानवी पार्लियामेंट की 700 साल तारीख में पहली बार वर्चुअल पार्लियामेंट जो है वो कल शुरू हुई ईस्टर की छुट्टियों के बाद, जिसमें मेंबरान पार्लियामेंट ने घरों से बैठकर वीडियो लिंक के जरिए पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बने। वो इसके अलावा जो 50 के करीब मेंबरान थे उन्हें चैम्बर के अंदर जाने की इजाज़त भी दी गई, लेकिन चैम्बर के अंदर जो हिफाजती इकदाम हैं उनका एहतमाम किया गया और एक दूसरे से फासला रखने के लिए भी बाकायदा टेपें लगाकर मेंबरान को बताया गया कि आपने अपने एक दूसरे से इतने दूर बैठना है ताकि जो समाजी फासलों के असूल हैं उन्हें बरकरार रखा जा सके। बरतानवी हुकूमत जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन है उसके हवाले से भी 7 मई तक तौसी कर चुकी है और 7 मई को दोबारा उसके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। अवाम की अगर बात की जाए तो अवाम के अंदर एक एहसास अब पैदा हो चुका है और लोग लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। जो समाजी फासले हैं उन्हें भी बरकरार रखा जा रहा है और हुकूमत की जो हिदायत हैं लॉकडाउन के हवाले से उन पर भी भरपूर अमल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी फरीद इस हवाले से हमें आगाह करने का। बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए हेल्थ मैथ्यू हैनकॉक ने इस हवाले से आगाह कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वैक्सीन का ट्रायल जल्द अज जल्द कामयाब हो ताकि कम से कम इस बला से जान तो छूटे। लेकिन शिफात, आपको पता है किसी भी वैक्सीन का जो ट्रायल होता है उसके पहले तो देखा जाता है कि अच्छा इसकी कोई रिपोर्कशन सुनी है और फिर बाद में रिकवरी और उसके बाद है कि कोई साइड इफेक्ट सामने ना आए, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से PIA की खुसूसी परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और जारी शेड्यूल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज़ लंदन रवाना हुई, जबकि PIA का कार्गो तैयारा भी इस्लामाबाद से चीन के शहर शिंग रोड रवाना हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से ही लंदन हुई, जबकि बरतानवी शहरियों को लेने के लिए गैर मुल्की परवाज़ इस्लामाबाद आई है। साथ ही एक और परवाज़ भी इस्लामाबाद से बरतानवी शहरियों को लेकर दोहा रवाना हुई। शेड्यूल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से भी PIA की परवाज़ें लंदन और मैनचेस्टर के लिए रवाना हुई। उधर कोलंबो से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ गुज़िश्ता रोज़ कार्गो लेकर लाहौर पहुंची, जबकि वापसी पर वो श्रीलंका के शहरियों को लेकर जाएगी। जबकि PIA की पाकिस्तान से जाने वाली तमाम परवाज़ें बरतानिया से खाली वापस आई हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ खुद हैं तर्जुमान PIA जनाब अब्दुल्ला हफीज़ साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमें वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला, पहले ये बताइएगा ये ऑपरेशन जो जारी है, क्या तवक्को है कि कितने मज़ीद अफराद को लेके आना है इन परवाज़ों ने? देखें, बहुत शुक्रिया। अभी तक हम तकरीबन 11-11.5 हज़ार लोगों को यहाँ से बाहर लेके जा चुके हैं जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे और तकरीबन कुछ 24-2500 स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ वापस आ चुके हैं। जो अब हमारा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर, जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कसीर तादाद पाकिस्तानियों की फंसी हुई है, तो अब बहुत ज़्यादा फोकस उसके ऊपर है और उनकी तादाद हज़ारों में। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो आगे हमने प्लान किया है, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि 3 से लेके 19 अप्रैल तक हमने तकरीबन 86 फ़्लाइटें ऑपरेट की, 86।
उसके अंदर से कुछ 27-28 फ्लाइटें बिल्कुल खाली ऑपरेट हुई, लेकिन बाकी जो है वो पैसेंजर लोड के साथ गई थी। आगे हमने 45 फ्लाइट्स प्लान की हुई हैं इन नेक्स्ट 1 वीक, जिसमें एक बड़ा कंपोनेंट जो है वो UAE से वापसी की पर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर हम अनदर कुछ 10,000 लोगों को पाकिस्तान ले आएंगे जो मुत्तहिदा अरब अमीरात में फंसे हुए हैं, और तकरीबन इतने ही लोगों को जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जिनके घर बार बाहर हैं, इतने ही लोगों को हम वहाँ पे बाहर भी ले जाएंगे। सही। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा ये जो खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा, और जो हमारा फ़्लाइट ऑपरेशन है क्या चांसेस हैं कि कब तक ये फ़्लाइट ऑपरेशन हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा? देखें, ये इस तरह की रेगुलेशन जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर चेंज होती है। हर रोज़ इजलास होते हैं हुकूमत के अंदर, वो नई सूरत हाल को देखते हुए दोबारा अपनी परमिशंस को रिव्यू करते हैं। PIA अभी आपको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान में एक्चुअली फ़्लाइट ऑपरेशंस, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट ऑपरेशंस है वो बंद है, वो सस्पेंडेड है। PIA या कोई भी दूसरी एयरलाइनें स्पेशल एग्जामिशन लेके अप्लाई कर रही हैं, और हम लोग एक एक हफ्ते का स्केड्यूल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं। अभी हम लोगों के पास 28 तारीख तक का स्केड्यूल है जो कि हमने अनाउंस किया हुआ है और जिसको हम ऑपरेट करेंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए और 28 के बाद हम ज़रा थोड़े से पार्शियल रिजम्पशन की तरफ लेके जा सकें। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि फ़्लाइट ऑपरेशंस का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान की रेगुलेशन से नहीं है। जिन ज़्यादातर मुल्कों में हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पे भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा सख्त लगी हैं। फॉर एग्जांपल KSA में उन्होंने मई दरमियान तक अपनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ले गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात में यही सूरत हाल है। यूरोप अभी तक बंद है। बरतानिया और कनाडा तो खुले हुए हैं, लेकिन बाकी जो मुल्क हैं हमारे फार ईस्ट के अंदर, उनकी भी बड़ी हार्श किस्म की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होंगी तब तक फ़्लाइट ऑपरेशंस नॉर्मलाइज नहीं होगा। एक बड़ी खुशाइन बात है कि चाइना के लिए परवाज़ें शुरू हो गई, चेंगडू के लिए परवाज़ गई है कल इस्लामाबाद से। अभी बताइएगा कि क्या फ़्लाइट लोड है, और ख़ासतौर पे हम तो तवक्को कर रहे हैं कि चाइना से हमने बड़ा कार्गो मंगवाना है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखें, खुशाइन बात तो है कि हम PIA जो है वो डेडिकेटेड कार्गो फ़्लाइट्स ऑपरेट करी है चाइना के लिए, जो PIA ने बहुत अरसे से रोकी हुई थी। हम लोग के पास डेडिकेटेड कार्गो जहाज़ होते थे, लेकिन कोई 10-15 साल पहले वो जहाज़ हमारे फ्लीट से निकल गए थे। अब हमारे डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट 777 जो हैं वो जा रहे हैं चाइना में। वो अभी तो बेसिकली बीजिंग और चेंगडू जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो शायद इन्हीं 3-4 दिन के अंदर वो शंघाई के भी एक परवाज़ भरें। एक एक जहाज़ हमारा 50 टन से ऊपर कार्गो लेके आता है। अभी तक उस सारे का सारा कार्गो जो है वो तो रिलीफ आइटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि मेडिकल किट्स हैं, टेस्टिंग स्वैब्स हैं, आपके जो हैं वेंटिलेटर्स हैं, मास्क हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो अभी आ रही हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरे मौके से फ़ायदा उठाते हुए किसी तरीके से हम अपनी कार्गो की सर्विस चाइना की बहाल कर सकें। सही। अच्छा, किस तरह से आप इंश्योर करें कि जो एहतियाती तदाबीर हैं वो मुकम्मल तौर पर अपनाए जाएँ जब ये फ़्लाइट जो है वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो? देखें, 2 तरह की एहतियातें इसके ऊपर कर सकते हैं। एक वो है जो कि पैसेंजर सेफ्टी से रिलेटेड है, वाइल ऑन द एयरक्राफ्ट और बिफोर गेटिंग ऑन टू द एयरक्राफ्ट। उसके ऊपर तो आपको पता है कि बहुत दफ़ा आपने भी वीडियोस चलाई हैं, हम मीडिया को वक्तन फ़क्तन वहाँ पे लेके जाके दिखाते भी रहते हैं कि जहाज़ की किस तरह से थॉरली डिसइंफेक्शन होती है, सोशल डिस्टेंसिंग के रखा हुआ है, ह्यूमन टच को कम अज़ कम करने के लिए तमाम चीज़ें हमने कंट्रोल कर ली हैं कि खाने की मील सर्विस डायरेक्ट ना हो, बॉक्स सर्विस के ऊपर हो। जब वो लोग आ जाते हैं तो उसके बाद हेल्थ सर्विसेज वालों का काम शुरू होता है, जो उसके बाद से उनको पूरे को वो कंडक्ट करते हैं। उसके ऊपर है ये कि अभी कल मैं मुख्तलिफ जगहों से ऊपर फीडबैक ले रहा था। उनको जिन हॉस्टल्स में रखा जाता है या जिन होटल्स में रखा जाता है, उनको अब रेगुलेशन ये है कि 3 दिन के लिए उनको क्वारंटीन करते हैं। उसका खाना, उसकी रिहाइश, दोनों की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने सर के ऊपर ली हुई है। अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को रखा जाता है। यहाँ पे एक बात और कहने वाली ये कि वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लोग इस टाइम पे बड़ी शदीद पैनिक की सिचुएशन में, और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो बहुत स्ट्रेस आउट होते हैं, और वो ये समझ नहीं पाते कई दफ़ा कि ये चीज़ें उनकी और उनके अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आके एहतजाज करते हैं इस बात पे कि 3 दिन उनको क्यों रखा गया है कैदियों की तरह, उनको बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे, और टेस्ट जो है वो जब आए हैं तो आने के फ़ौरन बाद क्यों नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन ये है कि आने के 24 घंटे के बाद वो टेस्ट करेंगे, ताकि इवन अगर उन्हें जहाज़ के ऊपर भी या अराइवल के ऊपर भी अगर उन्हें कोरोना के साथ इंटरेक्शन हुआ है तो वो बाद में 24 घंटे के बाद अगर टेस्ट करें तो उसमें वो आ सकते हैं। तो लोग पैनिक्ड हैं, वो ज़रा थोड़ा सा परेशान भी हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छी आपने बात बताई, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी भी है तमाम उन मुसाफिरों के लिए
जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं कि अब खुदा के वास्ते पैनिक ना करें आप। ये जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं ये सिर्फ आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। और ये भी अच्छी बात है कि जी स्क्रीनिंग होना और हमारे एयरपोर्ट पे अब से नहीं बल्कि हमारे एयरपोर्ट में मार्च से जो है वो मुकम्मल तौर पर स्क्रीनिंग की जा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि महकमा बल्दियात सिंध ने यूसीज को इजाज़त के बगैर राशन तकसीम करने से रोक दिया है। महकमा बल्दियात के ज़राए के मुताबिक ये इत्तला मिली है कि बल्दियाती इदारे बगैर इजाज़त राशन तकसीम कर रहे हैं और बल्दियाती काउंसिल राशन के लिए सरकारी फंड इस्तेमाल कर रही हैं। इसी काउंसिल ने राशन तकसीम के लिए सरकारी फंड इस्तेमाल किया है तो रिपोर्ट करें। फंड्स इस्तेमाल करने की इतला न देने पर काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तमाम यूनियन काउंसिल्स को नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया है कि आप इसकी पासदारी करें। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब सईद गनी साहब शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि ये बग़ैर इजाज़तनामे के यूसीज राशन तकसीम कर रही हैं, इससे रोका गया है और अखराजात को इजाज़त से मशरूत कर दिया गया है, वजह क्या सामने आई है? ना तो हमने किसी से इजाज़त लेकर ये बांटने का अमल शुरू किया था और ना ही किसी से इजाज़त लेकर इसको रोकने की हमें ज़रूरत है। फ़िलहाल ये सिलसिला जारी है और जिस तरह हम बार बार बता चुके हैं कि 1 अरब और 8 करोड़ रुपए हमने राशन की मद में रिलीज़ किए हैं और इन पैसों से 5 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को राशन मिलना है। और अब तक की जो हमारे पास फिगर्स आई हैं वो तकरीबन 3,80,000 से ज़ायद ख़ानदानों को ये राशन मिल चुका है। और अभी भी जो पैसे हमने रिलीज़ किए हैं उनमें से 1,20,000 मज़ीद ख़ानदानों को ये राशन मिलना है। तो अभी फ़िलहाल राशन का सिलसिला जारी है, हमने रोका। अच्छा सैयद गनी साहब ये कहेगा कि कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके, ख़ुसूस तौर पर अगर मलियारी की बात करें वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा निकले तो एक तरह से सील भी कर दिया गया। वहाँ पे शहरी परेशान, उनको राशन नहीं मिल रहा, वो एहतजाज कर रहे हैं। आपके पास क्या इत्तलात है इस हवाले से? जहाँ तक लियारी के कुछ लोगों के एहतजाज की बात है तो देखें, हमने ये कभी नहीं कहा और ना हम इस बात को समझते हैं कि हम तमाम लोगों को दे सकते हैं और ना हमने ये तो कभी दावा किया है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो पैसे हमने रिलीज़ किए वो 5 लाख ख़ानदानों के लिए थे और हमारा प्लान यही है कि अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद पैसे भी रिलीज़ करेंगे और हम शहरियों तक राशन पहुँचाएँगे। लेकिन ये समझना या ये कहना है कि हम कोई एक दिन में, एक हफ़्ते में, 2 हफ़्तों में पूरे सिंध में तमाम जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन पहुँचा देंगे तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं और हम इतना ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद हमसे इतने सवाल उठाए जा रहे हैं और ये नहीं देखा जा रहा है कि पंजाब में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। किसी सूबे में, किसी जगह कोई सरकारी सतह पर राशन की तकसीम नहीं हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ सूबा सिंध की हुकूमत कर रही है और एक अच्छे बेहतर जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन हो सकते हैं उसको हमने इख्तियार किया है, उसके ज़रिए हम तकसीम कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प है कि जब इंक्वायरीज़ बैठती हैं तो वो पंजाब पे फोकस्ड होती हैं, जब खबरें सामने आती हैं तो वो सिंध पे फोकस्ड होती हैं। अब सर राशन की तकसीम के अमल को शफाफ बनाना चाहिए, ये आप भी एग्री करेंगे और इसके हवाले से कोई प्लानिंग भी कर रहे होंगे तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एक ख्याल हमारे दरमियान भी कुछ दोस्तों का ये है कि अगर हम बहुत बेहतर तरीके से काम करने के बावजूद भी सवालात हमसे उठाए जाते हैं तो शायद हम कोई और रास्ता इख्तियार करें या फिर हमें ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए कि एक मिसाल हमारे सामने ये भी मौजूद है कि पंजाब की हुकूमत किसी को कोई राशन नहीं दे रही, वहाँ से ना कोई आवाज़ उठ रही है, ना कोई एहतजाज हो रहा है, ना कोई टीवी सवाल उठा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में भी नहीं हो रहा। तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं कि किसी को राशन दे ही नहीं रहे और लोग खुद अपने तौर पर बेचारे उसको अरेंज कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम नहीं दे रहे थे तब भी हम पे एतराज़ था, हम दे रहे हैं तब भी हम पे एतराज़ है। तो हमारे यहाँ भी एक राय ये बन ज़रूर रही है कि या तो हम तरीक़ेकार का जो तकसीम करने का तरीक़ेकार है उसको तब्दील कर रहे हैं या हम भी तकसीम करना रोक दें या जो सवालात हमसे जहाँ से उठाए जा रहे हैं हम उनके हवाले कर दें कि जी आप जाके तकसीम कर दीजिए अगर किस तरह से हो सकता है। लेकिन हमारे पास राशन तकसीम करने का जो बेहतरीन मैकेनिज़्म था वो हमने अडॉप्ट किया है, इससे बेहतर कोई रास्ता दूसरा होता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद गनी साहब। कह रहे हैं जी अगर बाकी सूबों से सवाल नहीं हो रहा और हमसे सवाल हो रहा है तो हम भी वही करते हैं जो बाकी सूबे करते हैं, यानी राशन तकसीम ना करें। आगे बढ़ते हैं जी। सिंध में नया तालीमी साल अब 1 जून से शुरू होगा। स्कूल खुलते ही इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे और महकमा तालीम ने पहली से
12वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल कुछ ऐसा है कि 9वीं जमात तक दाखिले 1 से 10 जून के दरमियान होंगे। 11वीं जमात के दाखिले 9वीं के इम्तिहानी नताइज की बुनियाद पर होंगे। 10वीं जमात के नताइज के बाद 11वीं के दाखिलों का ऐलान होगा। सो जो बच्चे जो घरों पे बैठे हैं वो अपने माँ बाप को तंग करना छोड़ दें और ये समझ लें और अंडरस्टैंड कर लें कि आप जैसे ही आपकी छुट्टियाँ ख़त्म होंगी फौरी से फौरी आपका पेपर्स होगा। इस हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट शेयर करें। जनाब यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास राशन पोर्टल का बाकायदा इजरा कर दिया है। मुआवने ख़ुसूसी सानिया निश्चित साहिबा की एहसास राशन पोर्टल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। उस ब्रीफिंग में कहती हैं कि पोर्टल फलाही इदारों, तंजीमी मुस्तहिक अफराद को राशन फराहमी में मुआवन होगा और ये प्लेटफॉर्म डोनर को मुस्तहिक अफराद तक पहुँचने में भी मुआवन साबित होगा। पोर्टल के तहत यकीनी बनाया जा सकेगा कि निज़ाम या मुस्तफ़ीद अफराद की मालूमात का गलत इस्तेमाल ना हो। और पोर्टल के साथ राशन और इमदाद की तकसीम के लिए मोबाइल ऐप का इजरा 2 रोज़ में होगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास राशन पोर्टल के इजरा के इक़दाम को सराहा। कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में कौम ने कमज़ोर तबकों की दिल खोल कर मदद की है। शफात, वैसे मज़ा तब आए जब इस तरह के जो पोर्टल हैं और जब भी आप कहीं भी राशन जब तकसीम करें तो आप जिस फैमिली को भी राशन दे रहे हैं आप उनसे उनका ID कार्ड नंबर लें और उसके बाद वो पोर्टल में डाल लें और फिर तमाम तर सूबे जो राशन तकसीम कर रहे हैं वो भी राशन तकसीम करते हुए एटलीस्ट वज़ीर आज़म एहसास राशन पोर्टल से चेक कर सकें कि क्या इस फैमिली को हमने राशन दिया है या नहीं, ताकि ये ना हो कि एक ही फैमिली को ज़्यादा चले जाए। जैसे फिर हमने देखा है कि लोग बाहर आके मार्केटों में बेच रहे होते हैं, तमाम तर मुस्तहिक लोगों को पहुँच सके। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं कराची में लॉकडाउन के बाद अब जो कारोबार को खोलने के लिए जो SOPs बनाए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी पे 2 अदविया साज के सनती यूनिट्स को सील कर दिया गया था। उन्हें वार्निंग के बाद दोबारा काम करने की इजाज़त मिल गई है। इन कंपनियों ने SOPs के तहत मुलाजमीन की ट्रांसपोर्ट का जो बंदोबस्त था उसमें कुछ वायोलेशन सामने आई, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी की हिदायत पर उन यूनिट्स को सील कर दिया गया। और बाद में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने तमाम दवासाज इदारों को बंद करने का इरादा जाहिर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मौजूदा सूरत हाल में इदारे दवा बनाने से कासिर हैं और काम जारी नहीं रख सकते। हुकूमत सिंध के इक़दाम के बायस मरीजों को आने वाले दिनों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक दवासाज इदारों के यहाँ तो पहले ही सख्त एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाता है। इसी हवाले से शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन डॉक्टर कैसर वहीद। डॉक्टर कैसर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो ये बताएगा कि जिन 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सील किया गया है क्या वजूहात थी, क्या ऐसे SOPs जो उन्होंने फॉलो नहीं किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ एयर भाई का कि आज इस मौजू पे उन्होंने मुझे मदऊ किया। और मैं एक बात बताना चाह रहा था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बड़े स्ट्रिंजेंट जो ड्रग एक्ट के लॉज हैं उनको CGMP कहते हैं, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो दुनिया में बेहतरीन तरीक़ाकार है दवा बनाने का, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉलो करती है। अब 4 दीवारी के बाहर कहीं दूर उफ्तादा इलाका में किसी ट्रांसपोर्टर के साथ जो वर्कर्स आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ क्योंकि साथ काम करते हैं तो वो एक साथ बैठ के शायद जुड़ के बैठ गए होंगे, जो कि हमारा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि बस ड्राइवर से बस चला रहा होता है, वो किसी को डांट डपट कर नहीं सकता कि भाई आप बैठें। हाँ, हम ट्रेनिंग करते हैं, हिदायतदारी करते हैं, समझाते हैं लोगों को कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। जो अवामुन्नास की बेहतरी के लिए सरकार ने जितने भी कवायद वज़ा किए हैं इनको फॉलो करना हम सब की बेहतरी के लिए है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोग ज़रा कोई लापरवाह वाक़े होते हैं किसी भी वक्त, तो इसकी सज़ा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हम सबको पता है कि बहरहाल जो NOC जिस तरह से जारी किए गए थे और जब ये खोले गए थे तो उसमें ये शर्त रखी थी कि अगर इन केस कोई वायोलेशन होती है किसी भी SOP की तो इसमें जो कंपनी के ओनर्स हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो NOC जारी करते वक्त जो है अंडरटेकिंग ली गई थी।
देखिए, हमने फार्मा इंडस्ट्री ने किसी किस्म की कोई एनओसी नहीं लिया, ना कोई हमने अंडरटेकिंग दी है। ये उन इदारों के लिए टेक्सटाइल वगैरह जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। हम तो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। मैं वैसे भी बताना चाह रहा था कि किसी किस्म की वबाई अमराज की सूरत में जो सेहत से वाबस्ता इदारे होते हैं, ये पहली डिफेंस लाइन बन जाते हैं। तो चाहे वो डॉक्टर हों, नर्सिस हों, हॉस्पिटल हों, दवा साज इदारे हो, ये तो डिफेंस लाइन है। आप इनके ऊपर कदगन लगाएंगे किसी किस्म का आ रहे हैं, जो किसी दूसरे की लापरवाही का, तो आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मरीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंदर अवेयरनेस की कमी नजर आ रही है। मैं सवाल सुनिए डॉक्टर साहब, आपकी वर्कफोर्स के अंदर अवेयरनेस की कमी नजर आ रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, जो आपकी वर्कफोर्स है उन वाले से हमारा राब्ता शायद डॉक्टर साहब से मुनक़ता हो गया, वो शायद हमें सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन बहरहाल फार्मास्यूटिकल कंपनी के वर्कर्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का शऊर ना होना, ये भी अपनी ज़ात में एक बड़ा अनोखा सवाल है। मतलब वो लोग जो कि ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जो कि अद्वियात बनाती है, और वहाँ पे जब लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं करते, तो फिर देखें कितना नुकसान हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब तो ये कंपनी सील होगी में, तो इसके ज़ाले के लिए अब क्या कुछ इकदाम किए जाएंगे? देखिए, ये तो परसों शाम को ही मुतल्लिका जब PPMA की तरफ से और कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन यानी कि काटी की तरफ से एहतजाज किया गया, तो वो इदारे शाम को ही डीसील कर दिए। सील तो वही नहीं थे, किसी किस्म का कोई गैर सरकारी किस्म का ख़त या कागज़ दरवाज़ों पे चिपका दिया गया। हमें कहा गया कि आपका इदारा सील कर दिया गया है। हमारे इदारे के जो लोग थे उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने मुलाजमीन को इदारे से बाहर निकाल दिया, और उन जो भी था वो तरीक़ाकार को अडेप्ट किया, क्योंकि हम हर किस्म की कवानीन, सरकार के जो भी कवानीन होते हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस होते हैं, उनको बड़ी स्ट्रिक्टली। बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं कि भी हालात जल्द नॉर्मल हों और आप क्या मैन्युफैक्चरिंग का ना रुके। छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके सामने मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बातचीत रखी, और एक जो बड़ा अहम मौजू है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जिनको सिंध हुकूमत के इकदाम पे थोड़ा बहुत एतराज़ है कि आपने उनके ऊपर बस ड्राइवर्स की गलती की सज़ा अपने कंपनी से क्यों दी। खैर, हमने कोशिश की कि आपके सामने ज़रा एक बैलेंस तज्जिया सामने रखें। आगे बढ़ेंगे जी, और इस घंटे में ज़रा बात करेंगे हम कुछ अहम मामलात के हवाले से, ख़ास तौर पर IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से बात भी करेंगे, और साथ आज याद करेंगे हम मोइन अख्तर साहब के हवाले से भी, उनकी कुछ यादें ताज़ा करेंगे। लेकिन सबसे पहले होंगी टॉप स्टोरीज। तो जनाब, ये हमने आपके सामने टॉप स्टोरीज़ रखी, और टॉप स्टोरीज़ ज़ाहिर है वो आपके सामने। ज़रा एक आम खबर भी शेयर करते चलें कि आमदन से ज़ायद असासजात केस में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट सखर की स्पेशल बेंच ने ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी की सरबराही में डबल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सूबाई वजीर अवैस शाह समेत दीगर की पक्की जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। खुर्शीद शाह 7 माह से ज़ेर हिरासत हैं, जबकि दीगर अफराद अबूरी जमानत पे थे। अदालत ने 17 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। और अब बात करेंगे मुल्क की तारीखी के बड़े मालियाती स्कैंडल IPPs का। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, और इस काबीना के इजलास में एक बड़ा फैसला हुआ कि जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाएगा, और फिर उस पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। जनाब, इस रिपोर्ट में क्या क्या इंकिशाफात सामने आए हैं और सिफारिशात क्या क्या हैं, तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट। 2760 अरब रुपए की सब्सिडी गुज़िश्ता 13 साल में IPPs को दी जा चुकी है। वो अलग बात है, हम शुगर स्कैंडल और आटा स्कैंडल की बात में जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी है, ये स्कैंडल डेफिनेटली बहुत बड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, में वक्त देने के लिए। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये जो इंक्वायरी कमीशन के हवाले से जो मंजूरी दी गई है, आप और पूरी नून लीग इस हवाले से इस फैसले को, वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले को कैसे देखते हैं? तो बिस्मिल्लाह जी, जितनी इंक्वायरियाँ कर लें, इंक्वायरी का मकसद क्या है ये तो बता दें।
इंक्वायरी है, ये इंक्वायरियों से मुल्क नहीं चलते। आप इंक्वायरी ज़रूर करें, कमीशन भी ज़रूर बनाएं, लेकिन इन चीज़ों का कुछ मकसद होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस इंक्वायरी में जो आदाद शुमार सामने आए हैं, आपको लगता है कि वो आदाद शुमार ठीक है या आपकी राय से कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, मैंने तो रिपोर्ट नहीं देखी, पब्लिक अभी हुई नहीं है, लोगों के पास है, मेरे पास भी है, मैंने पढ़ी नहीं है, 200-250 सफ़े की रिपोर्ट है। मैं फिर ये कहूँगा कि रिपोर्ट का मकसद क्या था, आपने रिपोर्ट क्यों बनवाई है, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। उसके इदाद शुमार को आप मुख्तलिफ जावियों से देख सकते हैं, आप उसमें बेहतरी भी देख सकते हैं, खराबी भी देख सकते हैं, तो ये उसके हवाले से देख। अच्छा शाहिद साहब, जो आदाद शुमार इसके हवाले से रखे गए हैं, 5,000 अरब रुपए का नुकसान मुतवक्के है, डॉलर में पेमेंट करेंगे तो 7,900 अरब रुपए हमें पे करने पड़ेंगे IPPs को, और ये जो आदाद शुमार अकल में नहीं आते, ये बहुत बड़ी इसके लिए तहकीक की ज़रूरत है। और जो तजावीज़ भी सामने आई हैं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इन तजावीज़ पे क्या अमल करना चाहिए? देखिए, हमने तो रिपोर्ट नहीं देखी, अगर स्कैंडल है तो पकड़ें जिन्होंने स्कैंडल किया है। इस हुकूमत, ये तो हुकूमत खुद एक स्कैंडल है, ये चीनी भी खा गए हैं, ये आटा भी खा गए हैं, ये कराची पोर्ट ट्रस्ट को भी खा रहे हैं, ये इंटरेस्ट रेट 13% बढ़ा के पूरे मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया है, ग्रोथ में कमी कर दी है। इससे बड़े स्कैंडल क्या होंगे? अगर कोई बिजली में स्कैंडल है तो पकड़े। आज बिजली बनाने वाले जो IPPs हैं, 2 इनके वजीर अपने बैठे हुए हैं, शायद और भी कोई हों, तो उनको पकड़े। हमें तो कहते हैं कि अगर स्कैंडल है तो स्कैंडल किया। अच्छा शाहिद साहब, ये कहेगा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने भी कहा है कि आलमी कीमतों के हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी की जाए। क्रूड ऑयल का तो हमारे यहाँ तो यूसेज भी इतना ज़्यादा नहीं होता, आप बताएं ये जो आपने तजवीज़ दी है, ये मुआशी तौर पर मुमकिन है? जी बिल्कुल करना चाहिए। हुकूमत अपना जो कमाती है फी लीटर डीजल या पेट्रोल से, उसको रखे, उसके ऊपर जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो डाल ले और बाकी पैसे अवाम को रिलीफ दे दे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि 50 रुपये के लगभग शायद आज आपको 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पड़ेगा। 50 से थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वो अब अवाम को रिलीफ। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। रिपोर्ट उन्होंने नहीं पढ़ी, इस वजह से वो कुछ ज़्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं ले सके। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं कि IPPs के ज़रिए आवाम की जेबों पर डाका डाला गया। मियाँ मंशा कहते रहे कि हुकूमत नोट छापे और IPPs को पैसे दे। उनका ये भी कहना था कि अवाम को समझना चाहिए कि उन्हें किस तरह लूटा गया। वफाकी काबीना ने IPPs इंक्वायरी रिपोर्ट का फोरेंसिक कराने की मंजूरी दे दी है। We can all do these things provided जो हमारी पेमेंट्स हैं उसका हमें एक दफ़ा we will have to bite the bullet and clear these। किधर से करेंगे clear? ये चाहे हम नोट छाप के दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए तो ये रिपोर्ट आई है। अरशद भाई एक चीज वाजे करें, मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि इस अंदाज से आपको लूटा जा रहा था। आज कैबिनेट ने फैसला किया है, पाकिस्तान के वफाकी काबीना में फैसला हुआ है, प्राइम एनर्जी कमेटी जो थी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, उसका फैसला हुआ, फिर उसके बाद कैबिनेट ने आज फैसला किया। लेकिन आप देखिए फर्क देखिए, मुगल आजम है कहते कि इतनी ओवर पेमेंट, इतनी एक्स्ट्रा पेमेंट, नोट चापो लेकिन पैसे देते जाओ, किसको दे दो? हमें दे दो, जो बंदा बैठा हुआ था उसके खुद अपने इंटरेस्ट। असल में ये लूट मार लूट का सूख जारी थी। अब इमरान खान आ गए हैं, रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट के बाद अभी जो इसके ऊपर कमीशन बनने की आज काबीना ने मंजूरी दे दी। फोरेंसिक होगा, जो मुलविस है, जिन्होंने मुल्क को लूटा था, किसको लूटा? अवाम को। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कौम को बताए कि ये जो 480 अरब पे अगर आप सजा दे रहे थे वहीं पे रोक लेते तो सेनेट की कमेटी, ऑडिटर जनरल तो आज इन हालात में ना होते। ये मुराद सईद साहब जनाब कल जो है अरशद शरीफ साहब के शो में वो बड़े गरज रहे थे और उनकी बातें बिल्कुल सही हैं। डेफिनेटली ये मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर एक वसी इंक्वायरी होनी चाहिए। न सिर्फ इंक्वायरी की अब ज़रूरत है, रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है, अब कुछ ऐसे इकदाम भी करने पड़ेंगे ताकि ये जो कौमी ख़जाने को मुसलसल नुकसान हो रहा है इसको अवॉइड किया जा सके। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब में वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट सामने आई है IPPs के हवाले से, इसमें कुछ तजावीज़ भी सामने दी गई हैं और इनमें से कुछ तजावीज़ ऐसी हैं कि सबसे पहले तो जो डॉलर में ट्रेड हो रहा है, जो डॉलर में इनके साथ लेन देन हो रहा है, उसको रुपए में कन्वर्ट किया जाए। कहा गया है कि इससे 4000 अरब रुपए का कौमी खजाने को फ़ायदा मुतवक्के है अगले 13 सालों में। आपके नज़दीक ये तजवीज़ काबिल अमल है? शिबली साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोशिश करते हैं हमारा राब्ता उनसे दोबारा हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली ये
आईपीपी स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि हम चीनी के हवाले से बात कर रहे थे, टमाटर के बहरान के हवाले से बात कर रहे थे और इसके पीछे जिन लोगों ने मुनाफा कमाया है हम उनके हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन उसमें देखा है कि एक फिर आईपीपी स्कैंडल भी सामने आया है जिसमें जो फ़ायदा कमाया गया है वो इससे कहीं ज़्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेनेटर शिबली फराज साहब जो हैं उनको जल्द अज जल्द अपनी इस गुफ्तगू में शामिल करें, उनसे पूछें, क्योंकि उन्होंने कुछ अर्सा पहले 2018 में सर्कुलर डेट के हवाले से भी रिपोर्ट भी पेश की थी जिसको कह रहे हैं कि वो भी रीज़न बनी कि इस हवाले से आगे इंक्वायरी की गई है। हमारा राब्ता बहाल हो गया है शिबली फराज साहब से। बहुत शुक्रिया शिबली साहब वक्त देने के लिए। शिबली साहब पहले बताइएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। शिबली साहब, जो रिपोर्ट आई है इसमें कुछ तजावीज़ दी गई हैं और उन तजावीज़ में ये भी है कि आईपीपी के साथ होने वाले मुआहदों को रिव्यू किया जाए और वो रिव्यू इस तरह से बात की गई है कि अगर सिर्फ जो ट्रेड उनके साथ हो रहा है, जो उनके साथ डीलिंग्स हो रही है, अगर वो डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपयों में की जाए तो कौमी खजाने को अगले 9 से 10 साल में 13 साल में 4000 अरब रुपए का फ़ायदा मुतवक्के है। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखें जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि इस बात की निशानदही तो हमारे सेनेट में हमारे एक सेनेटर है, हमारी पार्टी के नौमान वज़ीर, उन्होंने इसकी निशानदही की थी कि जो उनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो जो एग्रीड है उससे कई गुना ज़्यादा है, 3-4 दफ़ा, 2 दफ़ा, 5 दफ़ा ज़्यादा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में जो है जो ये ज़ाहिर किया गया है कि ये अगर डॉलर्स में दिए के बजाय रुपए में दिए जाएँ तो ज़ाहिर है कि ये 2006-2007 में एक अमेंडमेंट हुई थी, 2004 का जो पॉलिसी थी जिसमें कि ये तय किया गया था कि इनको डॉलर्स में पेमेंट करनी है, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब अमेंडमेंट थी और उसमें ज़ाहिर है कि लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेजर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जिसमें कि पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के पूरी स्टेट को जो है तो किस तरह से गिरवी रख लिया इस एक इंतहाई गैर मुनासिब माहिदों के साथ। उसकी वजह यह है कि देखें, प्रॉब्लम सिर्फ अगर जनरेशन का होता तो हम कहते कि हम जनरेशन को ठीक कर लेंगे। इदारा कौन होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है? वो होता है नेपरा। नेपरा ने अपनी इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस या मिले हुए थे, उन्होंने ऐसे मायदे जो कि टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए होते हैं किए, जिसकी वजह से हम आज तक उससे नबरदाज़मा हो नहीं सके। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऑब्वियसली ये तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो इसके लिए ये ज़रा थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन हमारे मुल्क की आवाम और हमारे मुल्क की इकॉनमी से बालातर कोई भी नहीं है। ये और बताइएगा कि बहुत सारे आईपीपीज ऐसे हैं जो अपनी तमाम उम्र पूरी कर चुके हैं। शिबली साहब, बहुत सारे आईपीपीज ऐसे हैं ये जो अब शिबली साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, एक सैनिटी ला सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जनरेशन का भी है, प्रॉब्लम ट्रांसमिशन का भी है और प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। तो हर लेवल पे हर तीन जो होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों गेट्स पे जो है तो वो बैठे हुए हैं लोग जो कि लूट रहे हैं। तो नतीजतन हमारी बिजली बहुत ही ज़्यादा महंगी भी है और इनएफिशिएंट भी है। तो ये सारे को होलिस्टिकली देखना होगा, सिर्फ एक एस्पेक्ट इसका काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ जनरेशन साइड को देखें, हमने पूरे ओवरऑल इस वैल्यू चेन को देखना है। और जो मेरी रिपोर्ट थी जो कि अगस्त 2018 में आई थी, उसने सब इन चीज़ों को कवर किया हुआ है। वो शायद इतनी सेंसेशनल नहीं थी जितनी कि ये रिपोर्ट है, लेकिन अगर उस वक्त की हुकूमत अगर उन पे अमल कर लेती, जो कि आज भी वैलिड हैं, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो एक पूरा एनर्जी सेक्टर है उसको हमें देखना होगा, न कि सिर्फ एक एस्पेक्ट को। शिबली साहब, अब आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट में जो अदाद शुमार हैं वो थोड़े ओवर एंथुजियास्टिक हैं या रियलिस्टिक हैं? ये वाकई इतना ही रेंट पहुंचा है कौमी खजाने को? हेलो शिबली साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमारा राब्ता मुंतज़िर शिबली फराज साहब से, लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें हम डील्स कर चुके हैं आईपीपी से
और जाहिर है जब डील कर चुके हैं तो अभी जैसे आपने देखा रिकोडेक और सैंडेक का मामला हुआ था, जहाँ पे हमें बाद में एक जो है एक ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ा पाकिस्तान। लेकिन अब शबाद, अब जो ज़रूरी बात है वो ये कि जब ये रिपोर्ट्स जो हैं, जब इंक्वायरीज जो की जाएंगी, जब उसको पब्लिक किया जाएगा तो फिर उस पर एक्शन भी जो है कड़ा लेना चाहिए कि वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर अवामिल जो कि मुलव्विस थे इस तमाम तर स्कैम में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ज़रा दोबारा से हम कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना ने अपनी तबाहियाँ जो हैं वो मचाई हुई हैं। और अगर कुल अमवात के हवाले से बात करें तो मैं आपको बताऊँ कि 1,77,000 जो है 674 जो है तादाद हो गई है उन लोगों की जो कि कोरोना की वजह से जहाँ बहक हो गए हैं। अगर मरीज़ों के हवाले से बात करें तो वो 25 लाख हैं और 57,837 जो है 25,57,837 होगी। और स्पेन में मजीद 430 अफराद जो हैं वो जान से गए, जिसकी वजह से वहाँ पे कुल अमवात की तादाद अब 21,282 और मरीज़ 2,04,000 से ज़ायद। इटली में अमवात 24,648, वहाँ पे मरीजों की तादाद 1,83,957। फ्रांस में अमवात की तादाद 20,796, जबकि वहाँ मरीजों की तादाद 1,58,050। जर्मनी में अमवात की तादाद 5,086, जबकि मरीजों की तादाद 1,48,000 से तजावज़। और बरतानिया में अमवात की तादाद 17,337 है, जबकि मरीज 1,39,000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं। ये वो तमाम ममालिक हैं जहां इस वायरस का जो डेथ रेट है वो रजिस्टर्ड शुदा मरीजों के मुकाबले में तकरीबन 5 से 10% तक है। और शफात, सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो हुई है अमेरिका में। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 45,340 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 12,000 से ज़ायद नए मरीज़ जो हैं, नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मरीज़ों की कुल तादाद 8,19,164 हो गई है। 19,693 अब नए मरीज उसके सामने आए, जबकि न्यूयॉर्क में अब तक 19,693 मरीज मजीद सामने आ चुके हैं। ये सामने इस जो आदाद शुमार हैं हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली 19,000 तो अमवात सिर्फ न्यूयॉर्क में हुई है उनकी। एग्जैक्टली ये न्यूयॉर्क स्टेट के हवाले से अगर बात की जाए तो सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की जो अमवात है वो अब 10,000 से तजावज़ कर चुकी हैं और न्यूयॉर्क स्टेट जो है वहाँ पे 19,000 अमवात सामने आ चुकी हैं। बड़े कठिन मराहिल से इस वक्त आलमी बरादरी, आलमी दुनिया गुजर रही है। और कल एक दिलचस्प रिपोर्ट इस हवाले से ये भी सामने आई कि जो मजमूई तौर पर इस पूरे अरसे में जो जाँ बहक अफराद की तादाद है उनमें और कोरोना वायरस से जो जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद है उसमें तजाद सामने आ रहा है। जो अफराद की तादाद जो रिपोर्ट की जा रही है वो कम है, जो तादाद सामने आ रही है वो ज़्यादा है। सिर्फ यूरोप में कुछ ममालिक में इस तादाद में 4 से 5 हज़ार अफराद का फ़र्क देखा गया है, जो कि ये बताता है कि ये जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं ये सिर्फ वो मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल्स में जिनकी वफात होती है, जो इसके अलावा वफात होती है वो सामने ज़ाहिर रजिस्टर नहीं हो सकती। जो उनका मेडिकल सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है वो खुल के लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए हम बात बहुत ज़्यादा भी वो करें। अभी मैं आपको बताएं कि बरतानिया की एक मस्जिद है, उसमें कोरोना के पेश नज़र मैयतों को रखने के लिए एक आर्जी सरखाना तैयार कर लिया गया है। बर्मिंघम की जामे मस्जिद कमगोल शरीफ के ट्रस्टी का ये कहना है कि हमें बताया गया है कि बरतानिया में बड़े पैमाने पर मुसलमान भी जो हैं इस वबा का शिकार हो रहे हैं, इसलिए हमने ये सरखाना तैयार किया है जिसमें 150 मैयतों को रखा जा सकता है। यहाँ वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपील की है कि पूरी कौम कोशिश करे कि घरों पर रहें और घरों पर ही इबादत करें। कहते हैं कि उलमा कराम को भी 20 नुकात पर मुत्तफ़िक किया है। मस्जिदों में जाना है तो इन नुकात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता मसाजिद में अगर कोरोना फैलता है तो फिर हमें एक्शन लेना होगा। मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने देखा कि हमारी पुलिस डंडों से मार रही है जो लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे। हमारा रमज़ान एक इबादत का वक्त है, हमारी कौम मस्जिदों में जाना चाहती है। ये मस्जिद में जाएंगे तो फिर पुलिस नमाजियों को पकड़ के जेलों में डालेगी। ये एक आज़ाद माशरे में ऐसी हरकतें नहीं होती। हमने अपने उलमा के साथ बैठ के फ़ैसला किया है कि जब भी अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 नुकात है।
मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें, लेकिन अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने जहन में डाल लें कि आपने इन शराइत के ऊपर पूरा अमल करना है। किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि फिर हमें अपने ये फैसले से पीछे हमें, और ये साइन किया हुआ ये जो 20 नुकात के अंदर कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें आना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी, और कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हों। वज़ीर आज़म इमरान खान को आपने सुना। आगे बढ़ते हैं जी, और एक नई टेक्निक सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो उसका इस्तेमाल किया ही, अब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं, और वो है पूल टेस्टिंग की। जी जनाब, पूल टेस्टिंग क्या है कि ये एक ऐसी टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें बहुत सारे अफराद के नमूने यकजा तौर पे टेस्ट किए जाते हैं, और अगर उनमें वायरस का निशान ना मिले तो वो तमाम अफराद क्लियर हो जाते हैं, और अगर मिले तो फिर उन तमाम अफराद को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक पंजाब में पूल टेस्ट का तरीक़ेकार अपनाने के लिए पाँच लेबॉर्ट्रीज में तजर्बात शुरू किए जा चुके हैं, और कामयाबी मिलने की सूरत में फिर इसे दूसरे सूबों की लेबॉर्ट्रीज तक भी फैलाया जाएगा। साथ ही साथ पूल टेस्टिंग के आइडियाज़ को खैबर पख्तूनख्वा में भी पजीराई मिली है, क्योंकि पंजाब और सिंध के बाद कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद के हवाले से ये सूबा तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर देखा जाए तो कल जो अमवात के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में अमवात हुई हैं, और यहाँ टेस्ट की तादाद अब तक सिर्फ 800 तक बढ़ पाई है। पूल टेस्टिंग का बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर पहले ही कोशिश में एक बड़ा ग्रुप, जैसे शफात आपको बता भी रहे थे, ग्रुप का रिजल्ट मनफी आ जाए तो वक्त, पैसे और तवानाई के ज़िया से बचा जा सकता है, जबकि इस तकनीक से रोज़ाना लाखों की तादाद में टेस्ट भी किए जा सकते हैं। और जो हम बार बार कारपेट टेस्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, वो पूल टेस्टिंग के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो सकेंगे, क्योंकि मुसलसल हम एग्रेसिव टेस्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हम इस वाले गुफ्तगू करेंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर आसिम यूसुफ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। जो आवाम में देख रही है उनके लिए थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताएं कि एग्जैक्टली पूल टेस्टिंग में है क्या, कब से आप लोग चाह रहे हैं इसका तजर्बा शुरू करें? पूल टेस्टिंग में जी ऐसे होता है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का सैंपल एक साथ टेस्ट किया जाता है। मैं अगर एक्सप्लेन करूं इसको थोड़ा सा, तो अगर 100 मरीज़ों के हमारे पास सैंपल आए तो एक एक करके जो यूजुअल प्रोसीजर है उसको टेस्ट करने का, उसमें फिर 100 टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। इसकी बजाय अगर आप उनको 10 के बैच में टेस्ट करें तो अगर वो सारे के सारे नेगेटिव हुए तो आपने 10 मरीज़ों को टेस्ट कर लिया एक टेस्ट के साथ। 10 सैंपल नेगेटिव अगर हो गए तो आपने 9 टेस्ट बचा लिए। अगर आपने 100 टेस्ट किए और अगर 8 बैच नेगेटिव आते हैं तो आपने 80 नेगेटिव कर लिए 8 टेस्ट करके, और बाकी जो 2 टेस्ट जो बैच हैं जो पॉजिटिव आए हैं उनको आप फिर इंडिविजुअली चेक करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बहुत ये भी देखा गया है कि जो टेस्टिंग किट्स भी थी उनसे भी जो रिजल्ट्स आ रहे थे जहाँ पे नेगेटिव शो कर रहे थे लेकिन उनका पॉजिटिव था, एक्यूरेसी मैटर बहुत ज़्यादा करती है। तो पूल टेस्ट में आप एक्यूरेसी को इंश्योर कैसे करेंगे? जी, पूल टेस्टिंग का जो बेसिस है वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन में इन्फेक्शन कितनी ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, तो फिर पूल सैम्पलिंग का इतना फ़ायदा नहीं होता। अगर आपकी पॉपुलेशन में जो प्रेवलेंस है वो कम है तो फिर ये ज़्यादा सेंसिटिव भी है। दूसरा, इसमें एक फ़िक्र ये थी कि क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हैं सैंपल को, यानी कि एक सैंपल में आप थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके थोड़ा सा उसका एक हिस्सा लेते हैं तो उससे सेंसिटिविटी कम हो सकती है। बट जिस तरह हम पूल्ड सैम्पलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, हम डाइल्यूशन के बगैर कर रहे हैं, उससे सेंसिटिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब 8 दिन से हम शौकत खानम लाहौर में पूल्ड सैम्पलिंग शुरू की हुई है हमने। ये बहुत अच्छी टेक्निक है डॉक्टर साहब कि अगर 8-10 अफराद के टेस्ट को, उनके सैंपल्स को एक वैसल में टेस्ट किया जाए और वो एक टेस्ट होगा लेकिन उससे 10 अफराद क्लियर हो जाएंगे या उनमें से कोई एक पॉजिटिव हो जाएगा और फिर वो इंडिविजुअली किया जा सकता है। सैंपल कैसे लिया जाता है? क्या स्वाब इंसर्ट किया जाता है या कोई और टेक्निक है इसकी? जी, वो तरीका वही है सैम्पलिंग का कि स्वाब आपकी नाक के ज़रिए आपके गले के पीछे के हिस्से में से सैंपल लिया जाता है। उसको फिर एक टेस्ट ट्यूब में फ्लूइड होता है जिसको VTM या वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं। वो एक ख़ास केमिकल होते हैं उसमें और कुछ प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स होती हैं ताकि वायरस ज़िंदा रहे उसमें। उसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखते हुए ट्रांसपोर्ट करना है लेबॉरेटरी में
और 72 घंटे के अंदर अंदर वो टेस्ट होता है। तो वो जो फ्लूइड होता है ट्यूब में उसको टेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर पूल टेस्टिंग की गई है और वहाँ पर नताइज इसके कैसे रहे हैं? जी, सो पूल टेस्टिंग मुख्तलिफ वायरसेस के लिए तो बहुत सालों से हो रही है। 2010 से HIV के लिए तो रूटीनली हो रही है। जर्मनी में इसी साल के शुरू में जनवरी में उन्होंने पहला ट्रायल किया था पूल टेस्टिंग कोविड-19 के लिए और वो कामयाब हुआ था। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में भी ये टेस्ट हुआ है, उन्होंने भी पब्लिश किया अपना डेटा। तो अब तो बहुत सारे ममालिक में ये एज अ रूटीन प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है और जैसे मैंने कहा हम भी अब शौकत खानम लाहौर में पूल टेस्टिंग ही कर रहे हैं आजकल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि अगर पॉपुलेशन में 30% से ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ये पूल टेस्टिंग कामयाब नहीं होगी, लेकिन जो डेटा हमारे पास आ गया है तकरीबन 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास पॉपुलेशन में इस वक्त इन्फेक्शन का रेशो क्या है? राइट, सो जो हमने अभी टेस्ट किए हैं उसमें तो तकरीबन 10% ओवरऑल पॉजिटिविटी आ रही है मेरे ख्याल से। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये पॉपुलेशन प्रेवलेंस नहीं है, ये तो एक सिलेक्टेड ग्रुप है लोगों का जिनका टेस्ट हुआ है क्योंकि उनको सिम्टम्स थे या उनका ट्रैवल हिस्ट्री थी एट्सेट्रा। पॉपुलेशन प्रेवलेंस तो इस तरह डिटर्मिन होती है कि अगर आप सबको टेस्ट करें या बहुत बड़े सैंपल को टेस्ट करें तो फिर आपको पता चलता है बैकग्राउंड में जो जिनको अलामात नहीं हैं वो कितने हैं जो इन्फेक्टेड हैं। सही। सो एक्चुअल पॉपुलेशन प्रेवलेंस इस वक्त प्रॉबली 10% से कम होगी एंड देयरफॉर पूल टेस्टिंग बहुत यूजफुल टेक्निक है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। उससे किट भी बच सकती हैं जो कि शॉर्ट सप्लाई में हैं और पैसे भी बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब में आगाह करने का। डेफिनेटली एक बड़ी कारामद टेक्निक है ये और इसको जल्द से जल्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक हम पॉपुलेशन जो इन्फेक्शन रेशो है उसके हवाले से हम अगर डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि हम अंडर 10% है तो दैट्स क्वाइट इफेक्टिव। क्योंकि अभी हम डाउ यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस में भी कैपेसिटी इंक्रीज करने के हवाले से बात कर रहे थे। अगर हम पूल टेस्टिंग शुरू कर देते हैं वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और जो टाइम का ज़ाया एक तरह से इसलिए हो रहा है कि मोस्टली लोग अब ये टेस्ट करवाने से घबरा रहे हैं तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन के माहौल में भारतीय इंतजामिया ने मकबूजा कश्मीर की नौजवान सहाफ़ी मुसर्रत ज़हरा के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद के कानून UAPA के तहत बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन पर मुबैना इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट के जरिए कश्मीरी नौजवानों को भारत मुखालिफ मुसल्लह बगावत के लिए उकसाने का इल्ज़ाम भी उन पर आयद किया है। खुद मुसर्रत ज़हरा के बकौल उन्होंने एक मकामी खातून में नफसियाती तनाव से मुतालिक अपनी रिपोर्ट के लिए इंटरव्यू किया था जिन्होंने बताया था कि 20 साल कबल उनके खावंद को एक जाली मुकाबले में जाँ भाग कर दिया गया था। मुसर्रत के मुताबिक उन्होंने इस खबर से मुतालिक तस्वीर पोस्ट की जिस पर इंतज़ामिया हरकत में आई और उन्होंने एक झूठा मुकदमा मुसर्रत ज़हरा पे दर्ज कर लिया। मुसर्रत का ये भी कहना है कि वो वही पोस्ट करती हैं जो कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान हर रोज़ वक़ूअ पज़ीर हो रहा है, जिसकी वो खुद चश्मदीद गवाह भी हैं। आलमी और मुकामी सतह पर सहाफ़ी तंजीमों और अदारों ने खातून जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमे की शदीद मजम्मत करते हुए इसको सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर हमला करार देते हुए FIR वापस लेने का मुतालबा किया है। और सिर्फ वहाँ पर ये एक खातून की कहानी नहीं है, हम कश्मीर में देखते हैं कि लाखों ऐसी हमारी बहनें मौजूद हैं जो कि तमाम तर ख़वातीन किसी न किसी नफसियाती दबाव से गुजर रही हैं। किसी ने अपने हस्बैंड को गलत FIR में देखा कि उनको हलाक कर जामा कर दिया, शहीद कर दिया। किसी के सामने उनका नौजवान बेटा उठा कर ले गए, कोई जो बाप किसी काम से घर से बाहर गए तो वापस नहीं आए। तो तमाम तरह एक तरह से देखा जाए जुल्म और जबर की वजह से एक नफसियाती दबाव का शिकार है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। साथ लाइन पर मौजूद है उमर कश्मीर पर गहरी नज़र रखने वाली सीनियर सहाफ़ी नईमा महजूर साहिबा। नईमा साहिब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में खातून फोटो जर्नलिस्ट मुसर्रत ज़हरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि इस पर एहतजाज भी सामने आया है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सिलसिला कब से चल रहा है और ये कब तक ख़त्म होगा? मुझे लगता है कि ये जो काम है भारतीय हुक्म, ये उनकी कोशिशें जो हैं बहुत अरसे से जारी हैं कि वो कश्मीरी सहाफ़ियों को दबाव में रखें, उनको हरासा करें, उन पे पाबंदियाँ आयद करें, उनको इंट्रोगेशन सेंटर्स में लेके तफ्तीश करें। और मुसर्रत ज़हरा भी अब उस लिस्ट में जुड़ गई हैं जो एक लंबी है और जिसमें उन सहाफ़ियों के नाम हैं जिन पे इस तरह की
पाबंदियाँ आयद की गई हैं या उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई हैं। मसरत ज़हरा के साथ साथ जो बेज़्यादा आशिक हैं, जो हिंदू के लिए लिखते हैं, हिंदू के नामा निगार हैं कश्मीर में, उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज की गई है कि उनकी एक रिपोर्ट हुकूमत भारत को पसंद नहीं आई है और उसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुबालगा आमेज़ी से काम लिया है। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं बहुत अरसे से जारी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो एक सहाफ़ी है और ख़ास तौर से जो कश्मीर में सहाफ़ी हैं उन पे इस तरह के मसाइब जो हैं, इस तरह की पाबंदियाँ हैं, वो झेलते आए हैं और इंशाअल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब होंगे और उनका यही मकसद है कि वो कश्मीर की सही सूरत हाल की अक्कासी करें ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि कश्मीर में हुकाम की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, किस तरह वहाँ पे इंसानी हक़ों की मुबैना पा हो रही है। हम देख रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पे कोई भी एक ऐसी पोस्ट लगा दी जाए जिसके अंदर कश्मीर का जिक्र भी हो तो फौरी तौर पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है। एक बड़ा कंट्रोल और बहुत ही ज़्यादा सख्त हम देख रहे हैं कि भारतीय फ़ौज का, भारतीय हुकूमत का भी एक बड़ा सख्त कंट्रोल आ रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अपने जज्बात का आप इजहार नहीं कर सकते, हुकूमत पे तनकीद नहीं कर सकते। ये क्या आपको क्या लग रहा है कि ये बात अब किस तरफ जा रही है और जो कश्मीरी नौजवान हैं वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? ये पहला मौका नहीं है कि जब कश्मीर में किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। इसके बाद ही फ़ौरन दूसरा FIR भी दर्ज हुआ है। जो हिंदू के नामा निगार हैं बेज़्यादा आशिक, उन्होंने भी एक स्टोरी लिखी है। हालांकि मसरत ज़हरा ने कोई पोस्ट जो छापी थी अपनी फेसबुक पे, तो उसके को उन्होंने उस पर एतराज़ किया है हुकूमत ने कि इस तरह से उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं अमन कायम करने की उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि कश्मीरी सहाफ़ियों पे पाबंदियाँ आयद करना, FIR दर्ज करना या उनको इंट्रोगेशन सेंटर्स में लेना और एडिटोरियल पॉलिसी के बारे में पूछना या सोर्सेज के बारे में पूछना। तो इस तरह की सूरत हाल से कश्मीरी सहाफ़ी जो है, पूरी बिरादरी पिछले 3 दहाइयों से इस सूरत हाल से गुजर रही है और इसको झेल रही है, लेकिन उन्होंने कभी अपने पेशे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की अगर आपको मिसाल लेनी हो तो वो कश्मीर से आपको मिलेगी, जहाँ से ना सिर्फ बहुत पेशे से कॉम्प्रोमाइज़ किया बल्कि हिम्मत नहीं हारी और जो कश्मीर में जो वो सूरत हाल देख रही हैं उसको आगे वैसे बताते रहेंगी। ना सिर्फ ये जर्नलिस्ट बल्कि हम भी अगर पाकिस्तान में बैठ के कोई भी अगर ऐसी चीज़ कश्मीर के बारे में लिखें तो बहुत सारे लोगों के तो अकाउंट भी डीएक्टिव वो हो गए हैं और नोटिफिकेशन आ जाते। बहुत शुक्रिया जी, नईमा महाजूर साहब हमारे साथ मौजूद थी। अब तो एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। 40 साल तक लोगों के चेहरों पर कहे बिखेरने वाले और मुस्कुराहटें सजाने वाले हर दिल अजीज़ फ़नकार जनाब मोइन अख्तर साहब को हमसे बिछड़े 9 बरस बीत गए। सरहद पार भी मशहूर है और इसमें मोइन अख्तर साहब ने कोई एक नहीं बल्कि सैकड़ों किरदार ऐसे हैं जो कि निभाए और हर किरदार ऐसा था जिस लोगों के दिलों में घर कर लिया। हारमोनियम खाते थे, अबे साले कभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये बात नहीं, जाहिर बात है। अब्बा हारमोनियम बजाते थे। कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे? अब्बा हारमोनियम कहाँ बजाते थे? किसी के पीछे बजाते थे। किसके पीछे बजाते थे? ऊँट के पीछे। क्या? अबे साले जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ़ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जब दायरे हारमोनियम बजाएंगे तो किसी न किसी के पीछे तो बजाएंगे ना। खातून के पीछे बजाते थे। खातून गाने गाती थी? खातून गाने गाती थी? नहीं, खबर पढ़ती थी। मोइन साहब का काम 6 सितंबर 1966 से शुरू हुआ जब उन्होंने पीटीवी के एक प्रोग्राम में होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उसके बाद 40 साल तक वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे और दीगर कई प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करते रहे। स्टेज के बादशाह थे। होस्टिंग में उनका एक यूनिक नाम था और उन्होंने कोई सानी नहीं था उनका जब वो होस्टिंग करने के लिए भी आते थे।
ना सिर्फ ड्रामाज, इनफैक्ट फिल्म्स में भी उन्होंने जो है वो अपना बिल्कुल जादू जो मेरा जो पर्सनली जो उनका एक किरदार जो दिल के मेरे बहुत करीब है, वो एक मैडम रोजी का किरदार। वाओ। और क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसा काम था जो कि मोइन साहब ने पहले नहीं किया था, और मैडम रोजी का किरदार एक बड़ा मुनफरिद कैरेक्टर सामने आया था। और एक जो मुझे दूसरा जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, वो स्टेट मंजूर दाना वाला का है। बिल्कुल जरीना जो घर की आवाज़, मैं मोइन साहब पे पूरा दिन बात की जा सकती है। उनका काम इस कदर ज़्यादा है कि शायद हम बहुत थोड़े वक्त में उसको समझ नहीं सकते। आज उनको याद जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, हम जस्टिफाई नहीं करेंगे उनकी जो खिदमात हैं। और आगे बढ़ते और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे के समरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। माहौल की बेहतरी के लिए शजारी कारी का ये मनसूबा फ़ायदेमंद है, लेकिन साथ ही साथ दीगर शोबे भी इससे अब फ़रोग पा रहे हैं। दरख्त लगाने से पाकिस्तान में मकामी शहद की पैदावार में इजाफा हुआ है। सिर्फ जो छांगा मांगा का केस स्टडी किया गया है, वहाँ पर शहद की पैदावार में 70% तक इजाफा सामने आया है। नेचुरल हनी, वो शहद नहीं जो कि हम देखते हैं कि किसी में चीनी मिली होती है, किसी में क्या मिला होता है, लेकिन ये वो वजह है कि जिसकी वजह से बिलियन ट्री सुनामी को इंडोर्स किया जा रहा था। ये सिर्फ एक कारोबार है जो कि जंगलात के साथ रिलेटेड है। इस तरह के कई और कारोबार ऐसे हैं जो कि जंगलात के साथ जिनका बराह रास्त ताल्लुक है, और अब उनमें अगर सिर्फ एक केस को स्टडी किया गया है तो वहाँ पे इजाफा देखने में आया। इसका मतलब है कि बाकी केसेस में भी शानदार इजाफा देखने अच्छा, में कुछ इनकी सेल के हवाले से आपको बताएं, 2018 में 7,29,000 रुपए का जो शहद है वो सेल किया गया। 19 में 11,50,000 रुपए का जो शहद वो नीलाम किया गया, और रवा माली साल में 12.5 लाख रुपए का जो शहद है वो नीलाम हुआ है। तो आप खुद से देख लें कि 2018 में इसकी क्या सेल थी, 19 में क्या सेल थी, और अगर रवा माली साल के बारे से बात करें तो 12 लाख रुपए का जो शहद है वो नीलाम हुआ है। और ये मदिया सिर्फ छांगा मांगा की बात है। जहाँ ज़ाहिर पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत अभी ताज़ा आई है, तो वहाँ पे ज़रा कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि कम वक्त है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा टाइम हो चुका होगा। इस हवाले से बात करने के मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पहले तो बताइएगा, छांगा मांगा की केस स्टडी बड़े हौसला अफजा नताइज हैं, आपको क्या लगता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, छांगा मांगा में जो इंटरवेंशन स्टार्ट हुई है पिछले 2-3 साल में, उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, और पिछले 3 साल के अंदर ये तकरीबन 70% जो है हनी की प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स हुई हुई थी, कब्जे हुए हुए थे। पिछले साल वहाँ से तकरीबन 10,000 वहाँ पर भैंसों के वाड़े थे जो कि वहाँ से निकाले गए, बाहर उनको भेजा गया, और वो फॉरेस्ट को एक स्पेस मिली है टू रीग्रो एंड नेचर टू कम बैक, और उसी की वजह से ये हनी बीज वहाँ पर आई हैं। और आज वहाँ पर जो 70% बढ़ी, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में जो उसकी प्रोजेक्शन है हमारी ये कि इंशाल्लाह अभी इसने तकरीबन 8-9 गुना ज़्यादा बढ़ना है वहाँ पे। अच्छा मलिक साहब, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, तो डिफॉरेस्टेशन के साथ जो शहद की अभी तक जो मुकामी प्रोडक्शन थी, वो फार्मिंग इस किस्म की हो गई थी कि एक वो जो है वो बी हाइव रखा जाता था, और उसके साथ में ही एक गुड़ का मटका रख दिया जाता था, या चीनी बांध दी जाती थी, और इस तरह से शहद बनाया जा रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ये अब जो छांगा मांगा की सूरत हाल है, इसमें क्या शहद की क्वालिटी भी इंप्रूव होने का चांस है? बिल्कुल इंप्रूव हो। तो आप बात कर रही हैं आर्टिफिशियल शहद बनाने का तरीकाकार है। जो नेचुरल तरीका है वो तो फूलों से जो नेक्टर निकलता है उससे हनी बीज बनाती हैं। 1 चम्मच आप शहद का लें तो उसके अंदर तकरीबन 5,000 फूलों का नेक्टर होता है। तो अब इंशाल्लाह जो ये तरीकाकार है जिसमें हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, तो उससे इंशाल्लाह वो हनी बीज जो है वो वापस आएंगी, और जो वाइल्ड हनी है वो इंशाल्लाह मिलेगा। इसी तरह हमने जो बाकी एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, उधर हमने ये बेरी का एक हनी होता है जो कि पाकिस्तान के लिए मुनफरिद भी है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इस हनी की है। और उसकी 2-3 वजूहत हैं कि एक तो ये फ्रीज़ नहीं करता माइनस टेम्परेचर के ऊपर भी, और दूसरा इसका शुगर कंटेंट जो है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बड़ा लो होता है। बड़ी पाकिस्तान की सौगातों में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा मलिक साहब भी बताएगा कि जो शहद है उसकी क्वालिटी कैसी है, और मोम समेत दीगर सनतों को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है इससे? देखिए, इसमें जो क्वालिटी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में 4 किस्म का हनी होता है।
जो सबसे बेहतरीन हनी है वो बेरी का हनी है, और जिसकी मैं आपको बताया कि 2-3 इसकी क्वालिटीज़ हैं। एक तो ये जमता नहीं है, दूसरा इसकी क्वालिटी ये है कि ये शुगर कंटेंट इसकी बड़ी लो होती है और जायके में बड़ा ज़बरदस्त होता है, और इसकी बड़ी डिमांड है दुनिया के अंदर, और बड़ा महंगा हनी है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे थे तो इसलिए ये हनी ख़त्म हो रहा था, ये वाइल्ड हनी सिर्फ उगता है। तो इसके लिए अब हमने जो प्लांटेशंस हमारी हो रही हैं, स्पेशली ये मियाँ वाली में आपने देखा, जो कुंडिया में हमने की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इनॉग्रेशन की थी, वहाँ पर डेरा इस्माइल खान में, कोहाट में, इस बेल्ट के अंदर हमने इसको बेरी की प्लांटेशन को जोर दिया है, और 70-80% हमारा फोकस होगा कि वहाँ पर बेरी के दरख्त लगाए जाएं, जिससे ना सिर्फ वो बेर आते हैं बल्कि ये जो उसके ऊपर जो बीज आती हैं वो ये बड़ा ज़बरदस्त हनी पैदा करती हैं। ज़बरदस्त खबर है सर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें आगाही फराहम करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मजीद एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी साथ में, उनमें भी बढ़ोतरी देखने में आएगी। अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, स्टे होम स्टे से, फलाह हाफिज़।